आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल इस पे बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि ये कब से लागू होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। अब माना ये जा रहा है कि जनवरी 2027 के बाद इसे लागू किया जा सकेगा या हो सकता है 2027 के आखिरी में भी लागू हो। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, ये एड्स पे कमीशन को लेकर बार बार हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है और जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लागू जनवरी 2027 से ही हो जाएगा, जैसा कि पहले बताया गया था कि ये कम से कम दिसंबर 2027 तक लागू हो सकेगा या 27 के आखिरी में। तो सर, इस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि ये जब तक चलेगा तब तक ये चीजें हर महीने, हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट आते रहेंगे जी। और लोगों का भी इसके अंदर बहुत, जिसे कहना है, इंटरेस्ट है। और अब जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भी चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोला जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए। तो वो ये सारी चीजें चलती रहेंगी जब तक ये लागू नहीं। हालांकि 18 महीने का उसका समय दिया गया है, अक्टूबर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो अब उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि भाई साल के आखिर तक ये डिसाइड होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि 18 महीने का समय मिला है तो 18 महीने वो कर लेंगे। अभी आप अगर अभी देखें तो 7 महीने लगभग होने को हैं और कोई बहुत बड़ी प्रगति जो है उसमें कमीशन ने कुछ की नहीं है जी। तो ये प्रक्रिया है, लंबी रहती है। और लेकिन सबसे बड़ी राहत क्या है, जैसे आपने कहा कि भाई लोगों को एक उत्सुकता है कि भाई क्या होगा, कब होगा। लेकिन उनके लिए एक अगर राहत की बात यह है कि उनको जो जिस डेट से ड्यू है 1 जनवरी 2026 से, उससे मिलेगा जी। और जब भी होता है उनको एरियर भी मिलेगा जी। तो इस चीज के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता जो है कर्मचारियों को या पेंशनरों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे 2 महीने बाद हो, 1 साल के बाद हो, उनको एरियर भी मिलना है और उनको उस डेट से भी मिलना है। तो इसलिए उनके लिए राहत की बात है। लेकिन वही है कि कमीशन है, अपने तरीके से काम करता है और कितना समय लेगा ये फाइनल होने के बाद और फिर सरकार के पास जाने के बाद सरकार को भी उसके ऊपर सारे पक्ष देखने पड़ेंगे। उसके ऊपर कितनी उसकी लोडिंग आएगी, कितना सरकार के ऊपर बोझ आएगा जी। तो वो भी एक सरकार के लिए चिंता की बात रहती है, क्योंकि वो बजट से पहले करेंगे, बजट के बाद करेंगे, अगले बजट में उसकी प्रोविजनिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीजें रहती है कि जो इस बार एड्स पे कमीशन होगा उसमें महंगाई भत्ता यानी कि DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सब की भी सिफारिश की जा रही है कि इन सब को भी नापा तोला जाए, ताकि इसमें जो भत्तों के नाम पे जो होता है तो भत्तों के स्पेशली ध्यान दिया जाए। तो सर, इससे क्या और ज्यादा बढ़ेगा? क्या सरकारी कर्मचारियों को फायदा और मिलेगा, और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, वो क्या है कि भत्ते और बेसिक पे जो है दोनों अलग अलग हैं जी। तो वो नेचुरली उसके ऊपर पड़ता है कि भत्तों के ऊपर DA नहीं मिलता है बहुत सारे पर, तो जो HRA है वो DA लिंक है। तो ये सारी चीजों उसके लिए अभी कमीशन ने जो है ये अपॉइंटमेंट शुरू की है करनी, यानी एनालिस्ट को उस डाटा, क्योंकि अभी तक सिस्टम अलग रहता था। अब डिजिटलाइजेशन होने के बाद अलग तरीके के जो है सिस्टम AI अवेलेबल है और डाटा एनालिस्ट अवेलेबल है। तो उनको अभी अपॉइंट कर रहा है कमीशन। वो जो है 10-15 लोग हैं, वो सारा इसकी जो है कैलकुलेशंस करेंगे कि किस किस चीज से कितना कितना इफेक्ट आएगा। तो वो सारी चीजें भी साइड बाय साइड चलेंगी। जो कमीशन का स्टेट टू स्टेट विजिट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अभी लगभग 4 सेंटर्स पे जो है कमीशन जो है विजिट कर चुका है, मीटिंग कर चुका है। तो वो डाटा एनालिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा कि वो सारे डाटा को एनालाइज करेंगे कि इतने लोगों को क्या दिया जाए कि उसकी क्या कॉस्ट आए जी।
जी सर, इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है वो होती है फिटमेंट फैक्टर को लेके। तो फिटमेंट फैक्टर हालांकि 7th पे कमीशन में 2.57 शायद, जहां तक मैं सही हूं, उतना तय किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि उससे ज़्यादा होगा। तो सर जरा दो चीज़ें समझाइए, एक तो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इससे 8th पे कमीशन पे कैसे असर पड़ेगा, और इस बार क्या ज़्यादा होगा तो कितना होगा। जी सर। देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार ज्यादा नहीं होगा। मैं जी पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि जी पिछली बार जो डीए था वो बहुत ज्यादा था। जी तो वो डीए आपकी बेस जो ऑलरेडी सैलरी है वो उसके अंदर मर्ज करके उसके ऊपर जो और लोडिंग करके देता है, और उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, तो वो फैक्टर उसको वो फैक्टर के रूप में मानते हैं। तो इस बार क्योंकि डीए जी बहुत ज्यादा नहीं है, 60% है। पिछली बार का डीए अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा था। तो उसके कारण से वो जो फिटमेंट फैक्टर है जो ज्यादा था। अब इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया जाता है, या जो यूनियंस डिमांड कर रही हैं, तो सैलरी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा जंप हो जाता है, उतना अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी नहीं, ठंडे अवस्थे में नहीं जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ये अभी जो ग्लोबल इफेक्ट है इकोनॉमी जी के ऊपर, वो परमानेंट नहीं रहने वाला। कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी होने वाली है। जी तो ये साल आप मान लीजिए कि इस तरह की अगर कुछ चीज रहती है, हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, जीडीपी भी ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर भी करेक्शन आ रही है कि युद्ध के कारण जो है वो आपकी ग्रोथ कम हो सकती है। तो इसीलिए वो एनालिस्ट को जो अपॉइंट कर रही है जी कमीशन, और वो एक्चुअली जब मिलेगा उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। सरकार जब इस कमीशन की रिकमेंडेशन को मानेगी, तो वो उस समय वैल्यूएशन ली जाएगी कि भाई देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। उस समय हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, तो जी सरकार जो है वो जितनी भी रिकमेंडेशन है उसको फेवरेबल तरीके से अडॉप्ट कर सकती है कि भाई उसके कारण से हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं आएगा। जी बर्डन तो आएगा, लेकिन आप भी देखिए, जब बर्डन आता है और जब कर्मचारियों को एरियर मिलता है, उनकी सैलरी बढ़ती है, जी तो उनके हाथ में भी एडिशनल मनी आती है, जिसके कारण से कि देश की जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट असर आता है, कि लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये जी सारी चीजों का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी आता है। तो जी इसलिए ये नहीं है कि सरकार को सिर्फ ये जो है एडिशनल पैसा देना है, क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई भत्ता है, वो सरकार को देना ही देना है। जी और जो 10 साल के बाद आपको एक इंक्रीमेंटल भी आपको देना है, जी और उसके साथ आप क्या एडिशनल दे रहे हैं, वो उस समय की इकोनॉमी के ऊपर भी उसका असर रहेगा कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। इसी रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि जो परिवार की यूनिट फार्मूला होता है, जैसे पुराने कमीशन में 3 परिवार का यूनिट फार्मूला माना जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इसका हवाला ये दिया गया है कि परिवार में केवल मियाँ बीवी और बच्चे ही नहीं है, उनके माता पिता, जैसे मैं ही हूँ तो मेरे माता पिता भी हैं, तो उनका भी खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। तो कम से कम यूनिट 5 होना चाहिए, मतलब एक परिवार में 5 आदमी आपके साथ आपके ऊपर आश्रित हैं। इस पे इसकी गणना होनी चाहिए, इस आधार पे। सर इस पर आप क्या कहेंगे सर। बिल्कुल, ये जायज मांग है। कारण क्या होता था पहले, जैसे कहना चाहिए कि परिवार तो अभी छोटे हो गए हैं। जी पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, अब परिवार छोटे हो गए हैं। तो बहुत सारे परिवारों में जो है, क्योंकि अगर एक ही बच्चा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो जी पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो कहीं पेंशनर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जिम्मेवारी भी उसकी है। तो उन पेरेंट्स को भी उसके अंदर जो है कैलकुलेट किया जाए कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो जी भी कंसीडर की जाए एज ए फैमिली नंबर्स के लिए। जी जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे 8th पे कमीशन पे लगातार चर्चाएं चलती हैं, व्हाट्सएप पे कभी न्यूज़ आ जाती है इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, 70,000 हो जाएगी इस बार सैलरी। जैसे कि लास्ट हमने शो भी इसीलिए किया था कि क्लियरिफिकेशन की जाए, वो भी एक्सपर्ट के जरिए, कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी सिर्फ ये सब संभावनाएँ जताई जा रही हैं, और इसीलिए हमारा शो करने का मकसद भी यही रहता है। तो सर एज एन एक्सपर्ट आप पब्लिक को, आम जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दौड़ता रहता है वो कितनी सच्चाई होती है उसमें। देखिए, व्हाट्सएप पर आप कुछ भी ज्ञान डाल सकते हैं, कुछ भी जी धमाका कर सकते हैं, कुछ भी सेंसेशन फैला सकते हैं, जी क्योंकि लोग जो है उस बात को समझते नहीं है।
वो उनके पास आया, अगर उनको लगा कि ये मेरे मतलब की चीज है, मेरे फेवर की चीज है, तो 10 जगह और इमीडिएट भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड जो खबर है वो सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से, पीआईबी की तरफ से नहीं आती,